गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपना प्रश्नावली 1.1 ख़त्म कर लिया है, अब अगला सेक्शन आता है हमारा 1.3। यहाँ हम शुरू करने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से। अच्छा, अभी मैं इसकी परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, अभी हम पुराना कुछ याद करते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। ऐसे 253 को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणा 23। ये भी अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा गया है। अच्छा, गुणनखंडन करने की याद कीजिए विधियाँ क्या क्या थी, याद कीजिए। एक तो आपको याद होगा एलसीएम वाली विधि, याद आई, जो आप करते थे। एक बड़ी सी संख्या दे दी गई 32,760, जिसको आपने गुणनखंडन विधि से निकाला, यानी कि 2 से किया तो 16,380, 2 से किया तो फिर 8190, 2 से किया तो 4095। अब आते हैं हम 3 से किया तो 1365, 3 से किया तो 455, फिर 5 से किया तो 91, फिर 7 से किया तो 13 और 13 से 1, यहाँ हम खत्म कर देते थे। अच्छा, इसी का अगर हम गुणनखंडन वृक्ष बनाएं तो गुणनखंडन वृक्ष में देखिए कैसे शुरू हो रहा है। 32,760 को 2 गुणा 16,380, इसका गुणनखंडन किया तो 2 8190, इसका गुणनखंडन किया तो 2 4095, इसका किया तो 3 1365, इसका किया तो 3 455, फिर 455 का किया तो 5 91, 91 किया 7 13। अच्छा, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम 32,760 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 7 और 13। ठीक है। अच्छा, इनको इसकी घात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 गुणा 7 गुणा 13, इनकी बाकियों की घात 1 है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 32,760 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लिया है, जो अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में है। तो अब आते हैं हम प्रमेय 1.2 अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कि एक क्रम के, यहाँ देख रहे हैं आप, क्रम में अद्वितीय होता है और इनको घातों के उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस विधि को अभाज्य गुणनखंडन विधि भी कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 20 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 और 5। ऐसे 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4 के रूप में। ठीक है। एक थोड़ा सा हैशटैग पॉइंट है, इस विधि द्वारा संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया जाता है। अब आते हैं हम अपने उदाहरण 5, जो कि है पेज नंबर 11 पे। यहाँ दिया गया है संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो, यानी कि 4 की जितनी घातों की वैल्यू होगी वो लास्ट जो उसका अंक होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम आते हैं अपने हल पे। तो हल देखिए दिया गया है, n क्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 आगे तक। ठीक है। तो 4n के लिए अगर हम n बराबर 1 रखें तो क्या आता है, 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 या 2 की घात 2। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू 2 के लिए 4 की घात 2, यानी कि 16, जिसको हम लिख सकते हैं 2 को 4 बार, 2 की घात 4। n इक्वल टू 3 के लिए 4 की घात 3, जो कि होता है 16 गुणा 4 64, जिसको हम इतने 2 में विभाजित कर सकते हैं, यानी 2 की घात 6 में। n इक्वल टू 4 पे 4 की पावर 4 256, यानी कि 2 की घात 8। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं पहले 4 आया आखिरी डिजिट, फिर उसके बाद क्या आई 6, उसके बाद फिर से क्या आ गया 4 और फिर से क्या आ गया 6, यानी कि आखिरी जो डिजिट है, यानी इकाई स्थान पे जो संख्या है वो क्या है, 4 या 6। ठीक। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि n बराबर 3 के बाद अंकों का इकाई स्थान फिर पर 4 फिर से आने लगता है। तो इसके गुणनखंडन की जांच से भी पता चलता है कि 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2n। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं होगी जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी हम कहीं पर भी नहीं कह सकते कि 0 आएगा। तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले उदाहरण 6 पे। तो इसमें क्या करना है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।
तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो क्या होता है 2 गुणा 3, और 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 5 की घात 1। अब एचसीएफ क्या होता है, हमें पता है कि जो सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंडन में होता है, यानी 2 की घात 1 और 2 की घात 1 यहाँ उभयनिष्ठ है, यानी 2 की घात 1 2, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा गुणनखंडन, यानी यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, यहाँ 2 की घात 2 सबसे बड़ा, 2 की घात 2, 3 के लिए क्या है 3 की घात 1, और 5 के लिए क्या है 5 की घात 1। तो देखिए 2 की घात 2 सबसे बड़ा, 3 की घात 1 सबसे बड़ा था, और 5 की घात 1 सबसे बड़ा था, यानी सबको गुणा किया तो 60। तो एलसीएम हो गया 60, एचसीएफ हो गया 2। अब हम यहाँ से एक बात ज्ञात करते हैं कि एचसीएफ क्या था, 6 20 का 2, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 1 है ना, और यहाँ पर भी क्या है 2 की पावर 1। तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड और उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन यही है, तो इसीलिए एलसीएम 6 20 क्या दर्शा रहा था, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, जो कि था 60। इससे क्या पता चला, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। सबसे बड़ी घातें कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात है, 3 में क्या है 3 की पावर 1, कहीं भी इससे बड़ी घात नहीं है, और 5 सबसे बड़ी घात 5 की पावर 1। तो इसीलिए हमने लिखा 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 सबसे बड़ी घातें हैं ये। तो यहाँ एक हैशटैग पॉइंट बन के आता है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, अच्छा ध्यान रखिएगा धनात्मक पूर्णांक भी, और सिर्फ कितनी है 2, ए और बी के लिए एचसीएम ए बी गुणा एलसीएम ए बी बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यानी कि अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो एचसीएफ क्या आया था 2, एलसीएम क्या आया था 60, और दोनों का गुणनफल क्या है अंकों का 120। तो हम देखते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी 2 गुणा 60 बराबर 6 गुणा 20, ये भी 120 होता है, ये भी 120, हेंस प्रूव्ड। यानी ये फॉर्मूला दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए काम करेगा। अब हम आते हैं अपने उदाहरण 7 पे। अभाज्य गुणन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडन से हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है हमें अभी पिछले समीकरण स्टार द्वारा, जो स्टार दिखाया था आप लोगों को। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। स्टार क्या था, एचसीएफ ए बी एलसीएम ए बी बराबर है गुणनफल ए और बी के, यही था स्टार हमारा। तो आ गई, तो 96 का जरा हम कर देते हैं अभाज्य गुणनखंडन। देख रहे हैं आप सब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 5 3 की घात 1। 404 में 2 गुणा 2 गुणा 101, यानी 2 की घात 2 और 101। अच्छा, अब एचसीएफ के लिए क्या था, सबसे छोटी और उभयनिष्ठ, यानी सबसे छोटी है 2 की पावर 2 और यहाँ से 2 की पावर 2, यानी कि एचसीएफ हुआ 4, जो कि होता है 2 की पावर 2, यानी 2 गुणा 2 4। तो आ गया। अब पिछले समीकरण स्टार द्वारा फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम क्या होगा 96 404, दोनों अंकों का गुणनफल भाग देंगे एचसीएफ 96 404 से। तो क्या हुआ 4 से किया तो ये आया हमारा 96 96, जो कि है आपका एलसीएम। इसको चाहे तो आप गुणनखंडन विधि द्वारा भी सत्यापित कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, जो कि है संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 3, 72 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, यानी 2 की घात 3 3 की घात 2। 120 को कैसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की घात 3 3 की घात 1 5 की घात 1। अब एचसीएफ क्या होता है सबसे छोटा और उभयनिष्ठ। तो देखिए जरा, इसमें सबसे छोटा 2 की पावर 1, यानी सबसे 2 की पावर 1 चुरा लिया हमने, और सबसे छोटा क्या है सब में 3 की घात 1 सब में है, तो यानी ये 2 गुणा 3 यानी 6। अब आते हैं एलसीएम पे, तो ये सबसे बड़ी घात है, यानी कि सबसे बड़ी घात देखिए कहाँ पर है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 सबसे बड़ी है, 5 की घात 1 सबसे बड़ी है, यानी कि 360। ठीक है, तो आ गया एलसीएम 360, एचसीएफ आ गया 6। यहाँ से एक हैशटैग पॉइंट मिलता है हमें कि यहाँ समीकरण स्टार जो पिछला था, याद कीजिए फॉर्मूला द्वारा, इस फॉर्मूले को अगर सत्यापित किया जाए तो वो सत्यापित नहीं होता कि इन सबके अंकों का गुणनफल नहीं बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, यानी अर्थात 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हमारा समाप्त होता है सेक्शन 1.3। इसके आगे प्रश्नावली 1.2 आप लोग करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई भाग समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ।
और बाकी प्रश्न के उत्तर देके आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।